जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, ये क्या चीज है बेसिकली, और लोग इसके हवाले से इतने मतलब परेशान क्यों है, इसकी वजह क्या है? थोड़ा सा इसके हवाले से डिटेल्स बताएं, फिर परेशानी मैं आपसे पूछता हूँ। जी फकर भाई, मैं सबसे पहले, आप अभी इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि एक नया कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड नया नहीं है। 23 नवंबर 1948 का 8 से अगर आप देखेंगे तो कॉमन सिविल कोड को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि जिसमें सब सारे मैटर्स को एक तरीके से देखे जाए, क्योंकि किसी में सक्सेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर्स में अडॉप्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर में ट्रिपल तलाक का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर में पॉलीगेमी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी मैटर में जायदाद और इन चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कानून लेकर आया जाए जिसमें हम एकदम संविधान के तरीके से एक ही नजर से सारे कास्ट और क्रीड को एक तरीके से एक संविधान के तौर पर हम इसको देखें। ठीक है। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर दी गई थी और बार बार शैल का वर्ड यूज किया गया है, कुड बी का वर्ड यूज नहीं किया गया कि आने वाला है या आएगा। 5 बार शैल का वर्ड यूज है। अच्छा देखिए, जिस संविधान के आर्टिकल 14 को, 21 को, 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ये जो अभी तबाही मचा रहे हैं और कलेजा पीट रहे हैं ये जो मौलवी मुल्ला, ये आर्टिकल, इन सारे आर्टिकल्स को मानते हैं, पर इसी संविधान में आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सप्लेन कर रहा है। जी। तो ये तो संविधान जब बना तब से आया आर्टिकल 44। तो सबसे पहली चीज मैंने क्लियर कर दी, ये इम्प्लीमेंट नहीं था। अगर 1948 से था तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, क्या वजह थी? एग्जैक्टली, इसको मानने को लोग तैयार, मुसलमान जो एक कम्युनिटी है इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे। ठीक है। तो ये जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है ना कि अचानक से मोदी जी की सरकार आई है तो 3 तलाक पे बात हो रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है या पॉलीगेमी हलाला के अगेंस्ट में बात हो रही है, ऐसा नहीं है। देखिए, 3 तलाक का पहला पिटिशन जो है फकर भाई 1984 में शाहबानो और सायरा बानो ने पिटिशन फाइल किया था, और 2016 में मेरा पिटिशन गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और उसके बाद 2017 में उसका बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया था। तो 1984 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मोदी जी की सरकार भी नहीं थी। ठीक है। अब कॉमन सिविल लॉ के बारे में 1948 में बोल दिया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अब पॉलीगेमी और हलाला पर आते हैं। पॉलीगेमी हलाला मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये कब लगा? ये 2017 में लगा, और कानूनी तरीके से उसको देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी ने बोल दिया है कि इसको पास कर दो, इसका एक हिस्टोरिकल जजमेंट नहीं। कंटिन्यूअसली 2017 से 2023 आ गया है फकर भाई, और हर डेट पे मुझे जाना पड़ता है। अब वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर पहुंचा है। ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कुप्रथा जो है, जो वल्गैरिटी है, उसको खत्म करने की बात कर रहा है। अच्छा, कॉमन लॉ जो है फकर भाई वो सब पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सिख पे, ईसाई पर, हिंदू पर, बौद्ध पे, जैन पर, मुस्लिम्स पे, क्रिश्चियंस पे, सब पे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को बोला जा रहा है, तो बाकी जितने धर्म के लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, थर्ड इसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको दूंगी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ना मुसलमानों को निकाह और मस्जिद से कोई दिक्कतें पैदा करने वाला है, ना अदर कास्ट के जो रिचुअल्स और धर्म की चीजें हैं उसको उससे कोई दिक्कतें पैदा करने वाला है। बात सिर्फ इतनी है कि एक भारत में जब हम रहते हैं तो एक कानून तो मानना पड़ेगा ना हमें। अब देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलीगेमी है, 4 शादियां हैं। ठीक है। हमारे हिंदूज जो है अगर वो एक एक्स्ट्रा शादी कर लेते हैं तो सेक्शन 499 में उनको 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है। तो 2 कानून बन गया एक ही भारत के अंदर। आप 4 शादी शरिया लॉ पे धड़ल्ले से कर रहे हैं, मैं उसका भी डेफिनेशन आपको बता दूंगी। धड़ल्ले से आप 4 शादियां कर रहे हैं, और इसी भारत में हिंदूज जो है वो एक अगर शादी कर लेते हैं तो 7 साल की पनिशमेंट हो जाती है, उनको जेल में रहना पड़ता है। अब देखिए, हमारा शरिया क्या बताता है कि लड़की का पीरियड्स, माहवारी जब स्टार्ट हो जाए तो उसका निकाह अप्रूव्ड है।
लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कानून, हमारा हिंदुस्तान का कानून बताता है कि जब तक लड़की मैच्योर अडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर की नहीं हो जाती है, तब तक अगर उसके साथ सेक्सुअल कोई रिलेशनशिप भी किया जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट में उसको जिंदगी भर की सजा मिल जाती है। ठीक है। तो एक ही जमीन पर, एक ही देश में, एक ही भारत के अंदर ये जो शरिया के नाम पर जो वल्गैरिटी मचाई जा रही है उसको सिर्फ बंद करने की बात की जा रही है। अब हलाला के नाम पे जो प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है कि अपनी ही बीवी को आप दूसरे के बिस्तर पर लेकर जाओ और उसके बाद फिर से निकाह पढ़ो, तो ये जितनी कुप्रथाएं हैं उसको बंद करने की बात की जा रही है। अब मैं आपको छोटा सा डेफिनेशन दूंगी कि कहाँ पर ये इनको दर्द और इनको खुजली क्यों मची है, जितनी भी मौलवी मुल्ला और मुसलमान पुरुष हैं, ये ट्विस्ट एंड टर्न और जंप करते हैं। मुसलमान मर्द जब बलात्कार करता है तो ये शरिया लॉ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि बलात्कार ज़ना पर हमारा इस्लाम का जो पनिशमेंट है वो बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। तो इसलिए ये कूद करके जंप कर जाते हैं कि नहीं जैसे कानून बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो 10 साल का कन्विक्शन हो जाता है और फिर बेल मिल जाता है। अब देखिए जैसे ही आपका ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, इन सारी चीजों पे शरिया लॉ जो पनिशमेंट है वो बहुत टफ है, तो इसलिए ये कूद जाते हैं कि नहीं हम इंडियन कानून मानेंगे, हम इंडियन पेनल कोड मानेंगे। अब देखिए जैसे औरतों को इद्दत से, तलाक के बाद इद्दत से लेकर के जब तक औरत की दूसरी निकाह ना हो जाए तब तक उनको पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा ना देना पड़े इसके लिए ये क्या करेंगे, ये मेंटेनेंस 125 सेक्शन मानने लगते हैं कि नहीं हम इंडियन पेनल कोड ही मानेंगे, हम सीआरपीसी ही मानेंगे। अब देखिए अडॉप्टेशन हमारे रिलीजन में नहीं है। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ऐसा या पाकिस्तान में, मैं क्योंकि इंडियन उससे तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, आप बता रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता यहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा होता है या कोई ऐसा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन जो कानून के अंदर मौजूद है वो हिंदू मैरिज एक्ट है। यकीनन अब उनका एक, मैं अब कहूंगा कि जी यहाँ ये मुसलमान पॉपुलेशन की कंट्री है, तो यहाँ पे लोग उसी तरह जो मुसलमान निकाह करते, तो अब हिंदू बेचारा उसका क्या कसूर है, उस हिंदू का तो कसूर बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने रिलीजन के अंदर जो भी उनका निकाह का सिस्टम होता होगा, जो भी जिस तरीकाकार है वो उसी तरीके से करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसमें अमेंडमेंट्स हुई और हिंदू कम्युनिटी के जो एमएनएस थे उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें अमेंडमेंट्स चाहिए, उन्होंने करवाई और वो बिल पास हुआ और वो अप्रूव होके असेंबली से अब वो लागू है। तो इस तरह की कुछ चीज तो होती है, लाजमी सी बात है। जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज इतनी बड़ी तादाद में रहती है तो फिर मैं ये कहूं कि नहीं जी, अगर हिंदू पॉपुलेशन की कंट्री है या क्रिश्चियन पॉपुलेशन की कंट्री है जहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनकी है, तो उनका हो और बाकी लोगों को आप आगे पीछे कर ले। अब बहनों का हिस्सा होता है इस्लाम में, अब हिंदू धर्म का मुझे नहीं पता कि वो सिस्टर का इस शेयर होता है, मुझे जहां तक पता है नहीं होता। तो ये चीजें फिर, और आप कह रही है कि जी वो जम कर जाते हैं। रेप के ऊपर मैं आपको बता दूं, रेप के अंदर अगर किसी को, अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, कोई भी इस हवाले से हो, उसको अपनी सजाएं हैं जो हमारे और आपके पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और शायद बांग्लादेश में वो लागू है। मैं उसको शरिया लॉ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सिविल लॉ कहेंगे या जो भी कहेंगे वो लागू है, उसके मुताबिक उसको सजा होती है, वो किसी भी रिलीजन से उसको वो हो। उसके लिए ये तो नहीं है कि अगर हिंदू ने कोई किसी के साथ इस तरह का कुछ किया है तो उसको किसी और तरीके से सजा दी जाएगी, और अगर मुसलमान ने किया तो उसको किसी और तरीके से सजा दी जाएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज पर आप जंप नहीं कर सकते ना जी। आपका मन चाहेगा तो आप शरिया लॉ पे आप 4 शादी कर लीजिएगा, आप 10 साल की बच्ची को पीरियड्स हो जाएगा, आप निकाह पढ़ लीजिएगा, पर जब रेप और ऐसी चीजें आती हैं तब आप जंप कर जाते हैं इंडियन पिनल कोड पर, सीआरपीसी पर, भारत के संविधान पर आप जंप कर जाते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना। मतलब आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज को, आप अपने एडवांटेजेस को देख करके आप जंप जो कूद करके मेंढक की तरह इधर से उधर जो कूदेंगे, तो ये तो बंद करना बहुत जरूरी है ना। 2017 में जब ट्रिपल तलाक का वर्डिक्ट आया तो
पार्लियामेंट पे उस पर एक बिल पास हुआ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, जिस पर सजा मुकर्रर की गई 3 से 7 साल की सजा। तो इम्प्लीमेंटेशन तो ये तो शुरू से है ना। देखिए, मॉडिफाई करना तो हमारे इस्लाम में भी है, डायरेक्ट तो कुरान नहीं आया था ना फकर भाई, हमारे पास तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल और तब कुरान आया। बिल्कुल है ना। तो मॉडिफाई करना तो इस्लाम ने मना नहीं किया है। तो अगर कुप्रथा को, अगर वल्गैरिटी को बंद करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं और बुरा लगना भी नहीं चाहिए। पर जिस हिसाब से हमारे भारत में ये मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन और मौलवी मुल्ला रोज कूद रहे हैं, ये तो मतलब हद हो गई है। अच्छा देखिए आप, हमारा कुरान भी कहता है सूरह अन-निसा में जेंडर इक्वालिटी की बात, हमारा कुरान भी इकरा कहता है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि औरत नहीं पढ़ेगी मर्द पढ़ेगा, है ना। तो कुरान भी तो कह रहा है ना कि आप यही बात, जेंडर इक्वालिटी की बात। पर हमारे देवबंद समाज के जितने भी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, वो बड़े बड़े चैनल पर आकर के कह रहे हैं कि भाई हम यूसीसी लाया ही इसलिए जा रहा है कि मुसलमान औरतों को मर्दों के बराबरी का दर्जा दे दिया जाए। फकर भाई, आप एक इस्लामिक देश में बैठे हुए हैं, आप मुसलमान हैं, पढ़े लिखे, आप बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल मुस्लिम है, क्या आप अपनी बीवी को अपनी बराबरी का दर्जा देने से पहले कतराएंगे क्या? जी बताएं। तो ये तो गलत है ना। ये मौलवी मुल्ला अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाल रहे हैं कि ये हमें दर्जा देंगे बराबरी का? ये है कौन? जब कुरान का जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए क्या वाकई हम जो जेंडर इक्वालिटी है पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द हिंदुस्तान या फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यूएस की भी बात कर रहा हूँ, मैं जो बहुत अपने आप को सिविलाइज और बहुत तरक्की याफ्ता कौमें कहती हैं, नेशंस कहती हैं, वाकई हमारे अंदर है जेंडर इक्वालिटी? हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोसाइटीज के अंदर इस चीज को? बिल्कुल, मुस्लिम कम्युनिटी अगर चाहे तो जेंडर इक्वालिटी को बिल्कुल हम दोबारा लेकर के आ सकते हैं। नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मैं यहाँ मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही, मैं एज ए ह्यूमन बात कर रहा हूँ। हम क्या जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बिलीव रखते हैं कि ऐसा हो कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये फला है? ऐसा तो मुझे तो नजर नहीं आता, न मुसलमानों में नजर आता है, न किसी और में नजर आता है। बाकी धर्मों में एक्सेप्ट मुस्लिम, बाकी धर्मों में जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं बाहर भी गई हूँ, मेरे बहुत सारे एक्वेंटेंस हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके सामने वो सारी मुश्किलात सामने नहीं आई हैं जो मेरे सामने आई हैं, जो मैंने बर्दाश्त किया है। तो मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और मेरे पास आज मैं 10 साल से जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, मैंने लाखों मुस्लिम महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है, रोड पर बच्चे को लेकर के एक थैले में, एक बैग में कपड़ा लेकर के बैठे हुए देखा है। अवेयरनेस के तौर पर और फ्री में कई केसेस देखे हैं और उन लोगों को मैंने बहुत काउंसलिंग किया है बैठ करके, कभी कभी तो साथ में बैठकर मैं भी रोई हूँ। तो मुस्लिम कम्युनिटी में जेंडर इक्वालिटी की बहुत जरूरी है और जितनी भी कुप्रथाएं हैं और जितनी भी वल्गैरिटी हैं, एक एरोबिक नाम दे करके इस्लाम के नाम पर, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। और फकर भाई, दिस इज द हाई टाइम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एकमात्र जरिया है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुसलमान महिलाएं अपने तौर पर, अपने तरीके से, अपने सलीके से अपनी जिंदगी का डिसीजन ले सकती हैं। एक जमाने से ये जो डिक्टेटरशिप मर्दों का मुसलमान औरतों पर आया है, वो अब और बर्दाश्त के बाहर है। अब वो और बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या ये रिलीजन की वजह से है? रिलीजन में तो ऐसा कुछ नहीं है। रिलीजन मैं तो बार बार कह रही हूँ, तो ये फिर कैसे है? तो फिर रिलीजन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे ये, मैं आपसे बात समझने की काफी देर कोशिश करूँ, मतलब यू पीपल आर इसको कहते हैं ना, गड़बड़ कर रहे हैं विद द रिलीजन। इसका मतलब ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये रिलीजन का प्रॉब्लम ही नहीं। हम फकर भाई, हम में से कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला आ गए हैं ना। ये तो मौलाना साजिद रशीदी तो न्यूज चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि कुरान नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। कुरान ने बोला है कि आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वर्जिन हूरें मिलेंगी, 135 फुट की होंगी, वहां चश्मा होगा, नहरें होंगी, शराब होगा, शबाब होगा।
तो ये तो अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला आ गए हैं ना। इन्होंने तो मिसगाइड करना तो आज से शुरू नहीं किया ना, इन्होंने तो बहुत जमाने से शुरू किया हुआ है ना, ये मिसगाइड करना। इन्होंने तो अच्छा, अब जहां तक आप कह रही है कि जी मैरिजेस की बात करती हैं आप, रिलीजन के अंदर तो ये बाकायदा है कि आपकी बेटी, आपकी बहन या कोई भी अगर उसका किसी के साथ लेट सपोज वो रिश्ता हो रहा है, यानी उसके साथ आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं एज ए एल्डर ऑफ योर फैमिली, तो आप बाकायदा उससे उनकी राय पूछेंगे। इफ ही विल बी एग्री फॉर दैट तो वो होगा, अदरवाइज वो निकाह ही नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कुरान में ने ये बात कही है, बल्कि कई बार जिक्र है कि कई सहाबा कराम ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा है कि निकाह जायज ही नहीं होगा अगर लड़की की हामी ना हो, लड़की की रजामंदी ना हो। लेकिन ये बात मुल्लाओं को समझ में नहीं आ रही है ना, ये बात तो नहीं, तो ये फिर पॉइंट इज कि फिर ये आप मुल्ला के साथ जो करना है वो करें ना, रिलीजन के साथ तो। अच्छा, फिर दूसरी बात, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या बहनों को हिस्सा जो है इस्लाम में सीधा सीधा है जो हम दबाते हैं, ये चाहते हैं कि यार ये हमारे माँ बाप की जो प्रॉपर्टी थी ये सिर्फ बेटों के पास जाए, बहन के पास तो जानी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं काम करते, बजाय इसके कि मतलब इस तरह। हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैंने पहले ही कह दिया आपको, सक्सेशन उत्तराधिकारी जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में इम्प्लीमेंटेशन में सक्सेशन भी एक पार्ट है, कजन मैरिजेस एक पार्ट है, आपका अडॉप्टेशन एक पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग नहीं, तो सक्सेशन तो है ना, सक्सेशन तो मैंने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई किसी बहन को हिस्सा नहीं मिलता, किसी बहन को अगर हिस्सा नहीं मिलता और वो अदालत जाती है, हालांकि हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है और काफी स्लो है, लेकिन इसके बावजूद उसको ज्यादा से ज्यादा 3-4 तारीखों या 5 तारीखों में उसको मिल जाता है। वो कहते हैं जाओ भाई, ये पटवारी गया आपके साथ और ये आपके साथ डीसी या फिर पुलिस ऑफिसर आपके साथ गया और अपना हिस्सा जो है वो अलग करवा दे। यानी मैं कहता हूँ बहुत स्लो सिस्टम है हमारा, बहुत आप लोगों के मुकाबले में शायद बहुत ही स्लो है। और मैंने कहा कि इनएफिशिएंट है, सारी चीजों के बावजूद बहन का हिस्सा अदालत से जिसे कहते हैं यूं मिलता है। नहीं, अगर कोई जाए तो तब दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से इक्वल राइट दिया जाएगा। और ये जो एक दिमाग में मुसलमान भाइयों के जो चलता है तो सक्सेशन उत्तराधिकारी जो है वो सिर्फ लड़का ही हो सकता है, तो जितना 9 महीने का दर्द और लेबर पेन सह करके माँ बेटी को पैदा करती है, उतना ही दर्द बेटे में भी होता है। कोई ऐसा नहीं हो जाता है कि कुछ डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन है। तो सक्सेशन का एक हवा बनाया गया कि भाई बेटा है तो ही वो उत्तराधिकारी होगा, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बहुत खूबसूरत चीज है कि बराबरी का दर्जा दिया जाएगा और बराबर से बांटा जाएगा। नहीं, कैसे? मुझे आपसे समझ नहीं पा रहा बराबरी का। सपोज मेरी माँ का एक फ्लैट है, वो 6 लाख रुपए में बिका है, मेरा एक भाई है और मैं हूँ, तो 3 लाख मुझे मिलेगा, 3 लाख मेरे भाई को मिलेगा। नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये क्यों, अगर सिस्टर का हिस्सा हाफ है उसके पीछे वजह क्या है? डू यू नो अबाउट इट कि क्यों है? आपको पता है कि बहन का हिस्सा आधा क्यों होता है भाई से? डू यू नो अबाउट इट रिलीजियसली? बहन का हिस्सा, यानी आप कह रहे कि जो अपार्टमेंट 6 लाख रुपए का है, 3 लाख आप उसमें लेंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन यू कैन गेट 2 लाख फ्रॉम देयर। लेकिन वजह क्या है इसके पीछे? डू यू नो अबाउट इट? किसके पीछे वजह क्या है कि 2 लाख आपको मिलेंगे? वजह होगी कोई दकियानूसी वजह होगी? दकियानूसी वजह नहीं है, ये बड़ा क्लियर एक चीज है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो लड़की होती है उसको पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलता है और उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलता है। आधा इसको यहां से मिल जाता है और आधा फिर उसके हस्बैंड से मिलता है, तो उसका जो शेयर है दैट विल बी। इसलिए भाई जो है वो उसका पैसा काट लेते हैं। नहीं, भाई नहीं काट सकता, भाई का मजाल नहीं है। मैंने कहा मैं रिलीजन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं भाई के हिस्से की बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन की जो उसके अंदर है। कोई नॉनसेंसी रीजन रहा होगा, मैं तो पहले ही बोल दी, कोई नॉनसेंसी रीजन रहा होगा। अब मान लीजिए कि उसका हस्बैंड बिल्कुल भिखारी होगा, तो दे दो अपना 6 लाख का 6 लाख। व्हाटएवर द थिंग इज, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आप रिलीजन की बात करें तो मैं आपको उसके मुताबिक बता रहा हूँ। बेशक आप आधा हिस्सा ले, आप पूरा हिस्सा ले, या पूरा उसको दे दे या पूरा आप रख ले, वो एक अलग, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है।
रिलीजन से फिर कोई लेना देना नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना, बहन को वो पूरा अपार्टमेंट दे दे, भाई दे दे, बिल्कुल दे दे, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन है तो फिर वो ये है। अब फकर भाई, एवरीवन हैव देयर ओन परसेप्शन। मैंने